हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ वर्षा भारद्वाज। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 का चैप्टर 3, चुनाव और प्रतिनिधि। फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करके वहाँ से देख सकते हैं। और सेकेंड चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर, चुनाव और प्रतिनिधि। ये हमारा परिचय है। इसमें क्या बता रखा है, इसको आप रीड करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जो इलेक्शन है वो कैसे होते हैं और इलेक्शन कमीशन क्या करता है और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है, किसके पास पावर होती है और कितने दिन पहले से प्रचार वगैरह, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वही इसमें बताई गई हैं। और चुनाव की जो अलग अलग विधियाँ होती हैं वो क्या हैं, और अपने देश में चुनाव व्यवस्था की कुछ विशेषताएँ हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो प्रावधानों का महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। और चुनाव सुधार पर होने वाली जो बहस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब चलते हैं आगे। चुनाव और लोकतंत्र। अब क्या बात करते हैं कि हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र कैसे कायम रह सकता है और क्या लोकतंत्र के बिना चुनाव हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न हमें एक बार लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है कि जो भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, अतः लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। और चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हम भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनाव पर चला जाता है। आज हम चुनाव की पूरी प्रणाली की प्रक्रिया को जाने पहचाने का प्रतीक ही है। हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करेंगे, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, दोनों में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं, यानी जो डेली के जो डिसीजंस होते हैं और जो सरकार चलाने के लिए जो सीधे जो भाग लेना होता है कि कौन भाग लेगा सरकार चलाने में, इन सब चीज़ों पे नॉर्मली बहस होती है। इनको मतलब जो रोज की चीज़ें होती हैं तो इसको ही हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और अनेक लोगों की स्थानीय प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण हैं। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। इसलिए जनता शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाने वाले शासन से है। यानी क्या बता रहे हैं कि जो पूरी सरकार चलाने के लिए हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सहारा नहीं ले सकते, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो पूरा शासन चलाना है इसका अर्थ ये हुआ सामान्यतः कि प्रतिनिधि के द्वारा चलने वाले शासन में से, यानी जो भी शासन चलाया जाएगा, जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता की मर्जी से चुने जाने चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या है इसमें। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। यानी जो लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं या फिर जो प्रशासन चलाएंगे सक्रिय रूप से, उनको जो जनता चुन रही है, इसको ही हम निर्वाचन या फिर चुनाव कहते हैं। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। वे इन नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। यानी क्या बता रहे हैं, जो नीतियाँ बनाई गई हैं निर्माण की, ये इसमें क्या है, बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते, यानी वो डायरेक्टली सम्मिलित नहीं होते, लेकिन नागरिक उनमें क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। यानी अगर कोई पार्टी है तो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उससे जुड़े होते हैं। दूसरा प्रश्न हमें इस बात की याद दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासन स्वयं लोकतंत्र
साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण दे सकते हैं? आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? किसी देश में चुनाव को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना मुश्किल करने के लिए क्या करना चाहिए? यानी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो इलेक्शन होते हैं, जैसे भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन हर देश में ऐसा लोकतांत्रिक शासन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं कहीं पर गैर लोकतांत्रिक शासन भी है, तो वहाँ पे जो चुनाव है वो गैर लोकतांत्रिक तरीके से ही कराए जाते हैं, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। आगे इसमें क्या बता रहे हैं, इसी बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतंत्र देश का संविधान चुनने के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं कि जो कौन मत देने के लिए योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, और कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, मतगणना कैसी होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आगे देती हूँ। देखो इसमें क्या बताया, अन्य लोकतांत्रिक संविधान की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाता है। अंतिम 2 प्रश्न का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व। देखो ये कि कौन मतदान देने के लिए योग्य है, कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव की देखरेख करेगा, इसके लिए क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना। ठीक है, और जो लास्ट के 2 प्रश्न है उसमें क्या बता रहे हैं, न्यायपूर्ण लक्ष्य क्या है, न्यायपूर्ण प्रतिनिधि। एक सेकेंड, न्यायपूर्ण जो प्रतिनिधि वो, और इस अध्याय में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो संवैधानिक जो प्रावधान है, प्रावधानों के इन पहलुओं को भी पढ़ेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका ये टॉपिक है वो है भारत में चुनाव व्यवस्था कैसे की जाती है, कैसे कराई जाती है। ऊपर आपने चुनाव के विभिन्न विधियों या व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि ये सब क्या है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं? चुनाव संचालन की एक व्यवस्था है, इसके लिए प्राधिकार और नियम भी हैं जो बताते हैं कि क्या करें क्या ना करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है? आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में यह लिखने की ज़रूरत पड़ी कि मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं है? लोग जाते हैं और वोट देते हैं, जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होता है। हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए? देखो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये कहना चाहते हैं, ये बता रहे हैं कि जो ये व्यवस्था है वो कैसे की जाती है और जो चुनाव लड़ने के लिए कौन योग्य है कौन नहीं है, जो चुनाव हो रहे हैं वो सही है या नहीं है, चुनाव कैसे कराएं, कौन कराएगा, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या से होते हैं चुनाव, कि जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद जब मतगणना होती है, यानी जब रिजल्ट आता है तो उसमें जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, जो प्रतिनिधि होता है जिसके वोट सबसे ज़्यादा होते हैं, ये रहा, जिसके वोट सबसे ज़्यादा होते हैं, वोट सबसे अधिकतम मिलते हैं, वो ही क्या करता है, वो ही पार्टी सत्ता में आती है। ऐसे ही पूरे देश में चुनाव जो है वो करवाए जाते हैं। हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं है जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में ही इतना लीन हैं कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में उतना जनता वोट देती है
और उसकी इच्छा ही यह तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों में से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम तो ऐसे हैं जिनमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है। कुछ नियमों से छोटे खिलाड़ियों या दलों को मदद मिलती है। कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में होते हैं तो कुछ अल्पसंख्यक के संरक्षण देते हैं। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो इसलिए भी ये सोचना ज़रूरी है कि जितना हम इजी समझते हैं इसको, ये इतना इजी नहीं है कि जो चुनाव व्यवस्था है वो इतनी इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो लगभग लोग जो होते हैं वो उसी में लीन होते हैं, उसी में खोए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं कि उसकी पार्टी सत्ता में आए। लेकिन पार्टी किसकी सत्ता में आएगी ये डिसाइड सिर्फ जनता करती है, पब्लिक करती है। और पब्लिक का हर एक वोट बहुत कीमती होता है और वो ही ये डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है। तो अब चलते हैं आगे। आई होप आपको समझ आया होगा। जो सबसे आगे वही जीते। इसमें क्या था कि जिसके वोट सबसे ज़्यादा होंगे वही पार्टी जो है सत्ता में आएगी। यह भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में है। 1984 में सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इसलिए चुनाव से क्या पता चलता है? देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो आपको पता ही होगा, जो सबसे पुरानी पार्टी है वो हमारी कांग्रेस पार्टी है। तो जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को जो टोटल सीट्स मिली थी वो थी 543। 543 में से 415 543 में से 415 सीटें उसको मिली थी, जो कि 80% से भी ज़्यादा थी। ठीक है, तो चुनाव में जो दल है उसको कितनी सीटें मिलनी है ये भी डिसाइड पब्लिक ही करती है। तो ये उसकी सफलता थी। वास्तव में नीचे दी गई तालिका को देखकर कांग्रेस पार्टी को 84% वोट मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उनमें केवल 84% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। यानी क्या बता रहे हैं, जो लोगों ने वोट दिया वो सिर्फ 48% था, लेकिन अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स जो थी वो 80% से भी ज़्यादा थी। ये जो नीचे ये टेबल दिया हुआ है इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखोगे आप सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं और जो सीट्स हैं वो सबसे ज़्यादा है। सीट्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वोट। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपने देश में चुनाव की विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था को पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यानी जो पूरे क्षेत्र हैं उनको 543 एरियाज में निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यानी हर एक क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा, एक से ज़्यादा नहीं चुना जा सकता। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि उस निर्वाचन क्षेत्र में किस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यानी जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं उसी को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह ज़रूरी है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लेना, एग्जाम में ज़रूर पूछता है।
यानी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, वही पार्टी क्या करती है, सत्ता में आती है। जो सबसे ज़्यादा जीतती है, आगे जो सबसे ज़्यादा होती है, वही पार्टी सत्ता में आ जाती है। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है, वही विजयी होता है। यानी जो अन्य प्रत्याशी होते हैं, उनसे आगे जो निकल जाता है, वही पार्टी क्या होती है, वो सबसे आगे होती है। इसे बहुदलीय व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है, यानी इसे बहुदलीय व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे दल जो होते हैं, वो उनका निर्वाचन होता है, उनमें से कोई एक जीतता है, और संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। यानी भारत में जो इलेक्शन है, वो इसी के अकॉर्डिंग या इसी के बिहाफ पे किए जाते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा ही लिखा है, संविधान द्वारा माननीय है। ओके, अब आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आइए उदाहरण की ओर लौटे। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज़्यादा सीटें इसलिए मिलती हैं क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसके प्रत्याशी जीते, उन्हें 50% से कम सीटें मिली। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हों तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्रायः 50% से कम वोट मिलते हैं। सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं, क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों को कोई सीट नहीं मिलती। मान लीजिए कि किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशी को उससे भी कम वोट मिलते हैं। उस स्थिति में केवल 25% या उससे कम वोट पाकर कोई दल सीटें जीत सकता है। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो ये निर्वाचन होता है, इसका थोड़ा प्रोसेस अलग है। इसमें क्या बताया गया है कि जिस कांग्रेस पार्टी जो थी, उसे प्राप्त मतों के अनुपात से ज़्यादा सीटें मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि जो निर्वाचन क्षेत्र है, उसके प्रत्याशी जीतते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें 50% से कम वोट मिलते थे। और यदि चुनाव में कोई प्रत्याशी हो, तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्रायः कम से कम 50% से कम वोट मिलते हैं। अब हारने वाले जो प्रत्याशी होते हैं, उनके जो वोट होते हैं, वो बेकार चले जाते हैं, क्योंकि उन वोटों का तो कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि सामने वाली पार्टी जीत रही है। तो क्या होता है कि वोटों के आधार पे जो प्रत्याशी या दल होते हैं, उनको सीटें नहीं मिलती, सीट अपने आप मिलती हैं। और मान लीजिए कि अगर किसी पार्टी में पार्टी के क्षेत्र, जो निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें 25% वोट मिलते हैं, लेकिन जो अन्य प्रत्याशी हैं, उसे उससे भी कम मिलते हैं, तो उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल है जो सभी सीटें जीत सकता है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा, आई होप। अब चलते हैं आगे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें क्या है, आइए इसकी तुलना इजराइल में होने वाले चुनावों से करें, जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं, जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। आगे देखो, प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है। जितनी सीटों का कोटा हो उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसके वोट होते हैं। यानी इजराइल में थोड़ा अलग तरीके से चुनाव होता है। यहाँ पे क्या होता है, जितनी सीटें होती हैं उतने ही उसे वोट दे दिए जाते हैं, उतने ही वोटों में उसे हिस्सा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रत्याशी होते हैं, वो उनकी जो प्राथमिकता होती है वो उनके वोटों से होती है। तो जितनी उनके वोट होंगे उतनी ही उन्हें सीटें दे दी जाते हैं। या आप ये कह सकते हो कि उनके जितने भी सीटें होती हैं उनको उतने वोट दे दिए जाते हैं। ऐसा कहाँ पे होता है? इजराइल में होता है। और भारत की जो चुनाव प्रणाली है वो थोड़ी अलग है, वहाँ ऐसा नहीं है।
यहाँ पे क्या होता है कि जो चुनाव प्रणाली होती है हर एक पार्टी जो होती है उसमें चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है। उसके बाद उसके जितने उतने ही प्रत्याशी को उस प्राथमिकता से सूची मिलती है। प्राथमिकता से सूची से उनको चुना जाता है, मतलब जितनी उनकी सीटों का कोटा होगा उसे उतने ही वोट दे दिए जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। चुनाव की इस व्यवस्था को कि जितनी सीटें हैं सीटों का उनको पूरा कोटा दे दिया जाता है। इस प्रणाली में क्या होता है कि जितनी उनकी सीटें होती हैं उतने ही उनको वोट मिलते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व दो प्रकार के होते हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात से सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना व पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को, देखो इसमें इजराइल और नीदरलैंड में क्या है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और प्रत्येक पार्टी राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में उसको सीटें दे दी जाती हैं। लेकिन अगर हम पुर्तगाल वगैरह की बात करें तो वहाँ क्या होता है, जो पूरा देश है, देश को ही क्या करते हैं कि बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। जो प्रत्येक पार्टी निर्वाचन सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। यानी इसमें उस लिस्ट में, उस सूची में उतने ही नाम होते हैं जितने उनको प्रत्याशियों के जो उस निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाते हैं, जितने उतने ही नाम होते हैं। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशी को। यानी यहाँ पे क्या होता है, राजनीतिक दलों को वोट दिया जाता है, ना कि प्रत्याशी को। एक पार्टी की किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जितने मत उसे प्राप्त होते हैं, यानी जितने वोट मिले होते हैं, उसी आधार पर उसे निर्वाचन में सीटें दे दी जाती हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्राकृतिक से देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो इलेक्शन होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले इनको जो सीटें होती है इनको एक तो बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है। उसके बाद प्रत्येक पार्टी को निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो प्रत्याशी होते हैं उनकी एक सूची जारी की जाती है। उनमें से उनके नामों को हटाकर जितने प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्र में होते हैं उनको चुना जाता है। उसके बाद जो मतदाता राजनीतिक दल होते हैं उनको वोट देते हैं, ना कि किसी प्रत्याशी को। और एक जो पार्टी होती है निर्वाचन की, उसमें मत प्राप्त होते हैं और उसी आधार पर निर्वाचन में सीटें उसको दे दी होती हैं। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया। इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।